Okay, guys, let's discuss this set. The set says the SI of a country at a point in time is an integer between 1 and 100. Fine. This question is related to SI of 6 countries A, B, C, D, E, F. I can see some countries' name mentioned in diagram as well. Okay. And at 3 different points in time 2016, 20, and 24. So, obviously, the first thing which comes in my mind to make a table. So, A, B, C, D, E, F, 2016, 20, and 24. ठीक है. Okay. Now, let's come back to the questions. Sorry, concepts. Sorry, theory basically. Theory क्या बोलती है? The plot represent, मतलब this plot represent the exact changes in their SI with x coordinate represent percentage increase in 2020 from 2016. So I can see here also ये जो इंक्रीमेंट है वो 2016 से 20 का है और ये वाला इंक्रीमेंट है 2020 से 24 का. ठीक है, तो ये तो फालतू की बात है सारी. At any point in the time the country with highest SI is ranked 1. Fine. और जिसका लोएस्ट SI है उसको रैंक दिया 6. ठीक है. In 2016, BCEA had ranks 1, 2, 3, 4 respectively. So BCAA, तो ध्यान से फिल करना है मेरे को. 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4. ये रैंक्स हैं इनकी. ठीक है. ये वाला फिल हो गया. F had lower SI than any other country in 2016, 20 और 24. मतलब जो F की रैंक होने वाली है गाइस वो हमेशा 6 होने वाली है इन एनी कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट, इन ये वाला फिल हो गया. इन 2024 ई वॉज द ओनली कंट्री विद SI ऑफ 90. ठीक है, ये 90 हो जाता है. ओके, मूविंग ऑन. The range of SI of 6 countries was 60 in 2016 as well as in 2024. तो रेंज भाई 60 है. रेंज का मतलब गाइस होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू. सो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. ठीक है, चलो क्या और कुछ गिवन है क्या? नहीं, बस इतना ही है. ठीक है. ओके, so you can see the rank of B is first, so obviously I'll start with B only. So let's begin. क्या इंफॉर्मेशन गिवन है B के बारे में देखते हैं. तो B ये रहा. कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है. ये है 25%, दिस इज 25%. सो 25% से डिक्रीज होना, सो 25% से डिक्रीज होना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 3/4 बिकॉज 1 - 1/4. और यहाँ पे ये तो हो गया टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस भी आई कैन सी 25% से है, मतलब इंटू 3/4. सो जो भी बी की इनिशियल वैल्यू होगी वो 3/4 इंटू 3/4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. सॉरी, राइट. सो दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू जो होगी वो 16 का मल्टीपल होनी चाहिए बिकॉज यू कैन सी जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर्स हैं. तो दैट मीन्स मेरे को x को जो लेना है होगा वो 16 का मल्टीपल लेना होगा. अब 16 का जो मल्टीपल है वो क्या रखा जाए देखते हैं भाई. इसकी रैंक भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, फर्स्ट रैंकर है ये. तो मुझे यहाँ पे 60 का मल्टीपल, अगर मैं 60 + 60 से ज़्यादा होना चाहिए, मुझे ये भी समझ में आता है. ठीक है, तो मेरे पास दिमाग में जो केसेस आ रहे हैं कि आई कैन कंसिडर दिस एज 96, आई कैन कंसिडर दिस एज 80 और आई कैन कंसिडर दिस एज 64. ठीक है, वो तो क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे कि ये पॉसिबल होंगे या नहीं. उसके लिए देखो मुझे पता है एफ की रैंक सबसे कम है, तो अगर मैं 64 लेता हूँ तो ये हो जाता है 4. ठीक है, अगर ये 4 है तो एफ के साथ क्या सीन होने वाला है देखते हैं भाई. एफ के साथ क्या होने वाला है, एफ इंक्रीज हो रहा है. एफ इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है? 100% से इंक्रीज. तो 4 का डबल हो गया 8. ठीक है, 4 का डबल 8 हो गया. ठीक है, नेक्स्ट 4 का डबल 8. उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज. कितने से हो रहा है? 25% से डिक्रीज. 25% से डिक्रीज मतलब 6 हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों का अगर देखेंगे भाई, अगर रेंज की बात करें तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यहाँ पे तो डिफरेंस ही
90 माइनस 6 84 आ रहा है, होना कितना चाहिए 60 का, मतलब अगर मैं इसको हाईएस्ट भी ले लेता हूँ, राइट, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, आई कैन नॉट कंसिडर बी एज 64, ये वाला फेल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बी को 80 लेते हैं, अगर बी को 80 लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 20 40 और ये 30 हो जाएगा, विच इज पॉसिबल 60 का गैप आ रहा है, ठीक है। 90 से ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर ये हाईएस्ट हुआ तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। 96 को भी ले लेते हैं, अगर ये 96 है तो ये कितना होगा 36 होगा, 36 का डबल क्या होगा 72 होगा, और 72 को आपने किया 1/4 मतलब 54, ठीक है। सिंस f इज द लोएस्ट, अगर f 54 है तो उससे 60 आगे होगा, और 60 आगे होगा तो वो तो 100 से आगे चला जाएगा, so this is also not possible. So we are getting the value of f which is 20, 40 and 30. So obviously this is first ranker, then only I will get gap of 60. This is also not possible, तो मुझे यहाँ से भी वैल्यू मिल चुकी है 80। तो b की वैल्यू 80 मिली है, तो मुझे आगे की वैल्यू मिल सकती है बिकॉज ऑफ 3/4 इंटू 3/4, so this will be 60 and this will be 45. Right, so 80 into 3/4 is 60 and 60 into 3/4 is 45. So I got the values of B, I got the values of F. चलिए आगे देखते हैं, उसके आगे हम C की वैल्यूज पे क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, ये गिवन है ना 90, तो 90 से हम बैक ट्रैक करके E की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, E की वैल्यू निकालते हैं यार पहले। E कितना है, E है यहाँ पे, तो पहले 25% से इंक्रीज हुआ है और फिर 20% से इंक्रीज हुआ है। सो 20% से इंक्रीज होना, बैक ट्रैक कर रहा हूं मैं, तो 20% से इंक्रीज करने के बाद 90 बना है, तो मतलब 20% से इंक्रीज 1/5 से इंक्रीज 6/5 इज इक्वल टू 90, सो दिस इज 75, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कितना इंक्रीज था, 25% से इंक्रीज था, 25% से इंक्रीज होना मतलब 5/4, तो 5/4 इज इक्वल टू 75, सो दिस इज 60, ये भी मिल चुका है, तो E की वैल्यू आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C. C lies between 60 and 80 as I can see because the rank of E is 60, rank of B is 80, तो इनके बीच में लाई करेगा, तो 60 और 80 के बीच में क्या होगा वो भी देखते हैं। ओके, C के बारे में बात करते हैं भाई। अब ये कितना है 20% और ये कितना है 40%, या तो 20% से इंक्रीज होना वो डिक्रीज होना मतलब 4/5 हो जाना, और यहां पे 40% से इंक्रीज होना मतलब 7/5 हो जाना। सो दैट मीन्स जो भी नंबर रहा होगा वो 25 का मल्टीपल होगा, तो 25 का मल्टीपल है 75, इन दोनों के बीच में 60 और 80 के बीच में, ठीक है। 75 आ गया, अब तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। ये हो जाता है 60 ओनली, 75 इंटू 4/5 राइट 60 राइट, और ये हो जाता है 84, ठीक है। तो आई हैव फिल्ड द डेटा ऑफ B, C, E, F. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डेटा ऑफ A and D एज वेल, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट वाज द SI ऑफ E इन 2016? 2016 में कितना है 60 है। SI ऑफ F इन 2020, F का 2020 में कितना है 40 है। SI ऑफ C इन 2024, SI ऑफ C इन 2024 84, SI ऑफ B इन 2024, B का 2024 में 45। ओके, सो वी वर एबल टू सॉल्व ऑल दी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट, मतलब हमें पूरी इंफॉर्मेशन फिल करने की ऐसा जरूरत नहीं थी, इतनी इंफॉर्मेशन को फिल करके ही हमारे चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हाँ, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो डेफिनेटली मैं इन इंफॉर्मेशन को भी फिल करने की कोशिश करता। मोरओवर, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेट। Guys, this set is a perfect example of percentage increase. If someone is very good in percentage increase or someone is very good in multiplying factor, ये सेट उससे आसानी से मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स में हो जाता। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने अपनी क्लासेस में काफ़ी डिटेल में भी समझाया है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आया है।
तो ये सेट डूएबल कैटेगरी में मैं रखूंगा। यस, मॉडरेट लेवल का जरूर था, बट हो सकता था विद इन 10 मिनट्स में ये सेट डूएबल था। सो गाइस, लेट्स डिस्कस दिस सेट। दिस सेट सेज द फॉलोइंग चार्ट्स depicts details of research paper written by 4 authors, A, B, C, D ले लेते हैं। The papers were of 4 types: single author, 2 author, 3 author and 4 author. That is written by 1, 2, 3 or all 4 of these authors, right? So that means single author मतलब है एक ही बंदे ने लिखा है, 2 author मतलब 2 बंदों ने लिखा है, 3 author मतलब 3 बंदों ने लिखा है, and so on so forth. No other authors were involved. तो यही 4 authors involve होने वाले हैं जिनका नाम है A, B, C, D. साथ में हमें ये एक डेटा गिवन है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, जैसे भी आप समझें, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। तो इसको एक टेबुलर फॉर्म में हम इसको डिकोड करेंगे और इस डेटा को भी उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको भी उस टेबुलर फॉर्म में हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे इनके लिए, जो बंदे हैं ए बी सी डी और जो हमारे टाइप्स के ऑथर्स है, मतलब जो रिसर्च पेपर है, सिंगल ऑथर, डबल ऑथर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सिंगल ऑथर, डबल, 2, 3 एंड 4 एंड ऑथर्स के नेम है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि नंबर ऑफ पेपर्स बाय ईच ऑथर इज गिवन टू अस। दिस इज 5, दिस इज 5, 8, 12 एंड दिस इज 10। ठीक है, तो इसको भी फिल कर देते हैं, 5, 8, 12, 10। तो आगे लिख लेता हूं मैं, एक सेकेंड दीजिएगा, 5, 8, 12, 10, 5, 8, 12, 10। ठीक है, सो टोटल जो पेपर्स हैं अगर आप काउंट करें तो ये हो जाता है 20, 35, राइट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेपर्स बाय टाइप। तो सिंगल ऑथर वाले हैं 10, 2 ऑथर वाले हैं 4, 3 ऑथर वाले हैं 3 एंड 4 ऑथर वाले हैं 2। सो आई कैन सी 10, 4, 3 एंड 2, 10, 4, 3, 2। सो 10, 4, 3, 2। नाउ ऑब्वियसली ये सिंगल ऑथर वाले अगर 10 रिसर्च पेपर हैं तो इन टोटल अगर आप देखेंगे पेपर्स ये 10 हो गए, राइट, क्योंकि टोटल मेरे 35 काउंटिंग आ रहा है, तो मुझे जो यहाँ पे 35 दे रहा है वो यहाँ पे भी 35 ही होना चाहिए। नाउ 4 जो है वो डबल ऑथर वाले हैं, सो बेसिकली 2 बंदों ने उसको पब्लिश किया होगा या लिखा होगा, सो 4 × 2 8। 3 वाले 3 बंदों ने और 2 वाले 4 बंदों ने, तो इनका सम करेंगे तो 10 + 8 18 + 9 27 + 8 35। तो ये भी 35 होना चाहिए और ये भी 35 ही होना चाहिए, वो सेटिस्फाई कर चुका है। ठीक है, अब किसने, इसका बेसिकली मतलब यह है कि अगर ए यहां पे एक सिंगल ऑथर वाला रिसर्च पेपर लिखता है तो सिर्फ वो ए लिख रहा है, बी सी डी नहीं लिखेगा, राइट। तो इसी तरह से अगर मैं बी के आगे 2 रिसर्च पेपर डालता हूं तो वो बी ने अलोन सिंगल ऑथर वाले लिखे थे, बट जब मैं यहां पे एक ए के आगे इस कॉलम में अगर मैं 1 फिल कर रहा हूं तो ये ए अलोन ने नहीं लिखा है, ये वाला पेपर किसी और ने भी इसके साथ मिलकर लिखा होगा। ये एक रफ डेटा मेरे को समझ में आ रहा है फ्रॉम दिस टेबल, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू फिल दिस डेटा, बट बिफोर दैट लेट मी रब दिस थिंग। Okay, some additional information is also given to us, which is each of the authors wrote at least one of each of 4 types of paper. So that means हर बंदे ने, एक ही बात करूं तो इन्हें कम से कम मिनिमम 1 पेपर तो लिखा होगा, सिंगल ऑथर वाला, 2 ऑथर, 3, 4 वाला। सेम गोज फॉर बी, सेम गोज फॉर सी, सेम गोज फॉर डी। तो दैट मीन्स यहां पे कोई भी जो स्पेस है जो भी वो ब्लैंक नहीं रहेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसमें फिल जरूर होने वाली है। नेक्स्ट, The 4 authors wrote different number of single author papers. ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए टोटल सिंगल ऑथर पेपर्स कितने हैं? 10। इन चारों का कॉम्बिनेशन बनाना है 10,
ऑब्वियसली नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहने वाला है, डेसिमल हो नहीं सकता। तो 4 नंबर का सम 10 कैसे होता है? 1 + 2 + 3 + 4, यही एक पॉसिबिलिटी है, राइट? अब मुझे नहीं पता ए ने कितने सिंगल ऑथर वाले लिखे हैं, बी ने कितने लिखे हैं, सी ने कितने लिखे हैं, डी ने कितने लिखे हैं, तो इस चीज को होल्ड पे रखते हैं, बट अभी तक इतना हम डिकोड कर पाए हैं यहां से। नेक्स्ट, सो वी हैव यूज्ड फर्स्ट, वी हैव यूज्ड सेकंड, बोथ चिंतन एंड देवन मतलब सी एंड डी रोट मोर 3 ऑथर पेपर्स देन ब्रजेन मतलब बी से। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखता हूं, अभी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं इसके बारे में, बी, सी और डी के बारे में। नेक्स्ट, the number of single author and 2 author paper written by B were the same. Okay, single author and 2 author paper written by B is the same. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये वाले एंड ये वाला पार्ट सेम होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए अब ज्यादा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिल पाई है, अब देखते हैं इसको कैसे हम डिकोड कर सकते हैं। यहां पे नोटिस कीजिए ए के बारे में, ए ने 5 रिसर्च पेपर लिखे हैं टोटल, मतलब 5 होना चाहिए, इसका काउंट 5 आना चाहिए। कैसे आएगा? यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये 8 है मेरा, यहां पे जो आ रहा है 8 है। सो 8 मेरे ये रिसर्च पेपर हैं, जो हैं 2 रिसर्च पेपर हैं जो 4 बंदों ने लिखे हैं, मतलब चारों ने लिखे हैं। तो कहना इससे ये दोनों रिसर्च पेपर इसने भी लिखे होंगे, इसने भी लिखे होंगे। अच्छा, इसको दूसरे मैं उससे यूज करने वाला हूं जिससे थोड़ा सा हाईलाइट हो पाएगा कि हम कौन सा डेटा फिल कर रहे हैं। सो लेट मी यूज येलो, आई होप दिस इज विजिबल। ठीक है, सो 2 वही 2 यहां पे भी आएगा, वही 2 यहां पे भी आएगा। सो टोटल पेपर 8 हो चुके हैं आपके, क्योंकि ये 4 वाले हैं, मतलब चारों बंदों ने लिखे होंगे। तो ये 2 जो रिसर्च पेपर थे जो चारों बंदों ने लिखे हैं, मतलब ए ने भी लिखे, बी ने भी, सी ने भी, डी ने, टोटल 8 भी आ रहा है और सबके साथ भी आ गया। इसके टोटल है 5, 2 यहां पे आ चुका है। ए मेक श्योर करेगा कि वो सिंगल ऑथर भी लिखे, डबल ऑथर भी, ट्रिपल ऑथर भी, तो एक एक यहां पे भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा फिल हो चुका है 5 वाला, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी। बी में एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी, अच्छा उसके बाद आते हैं, एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है पहले कि यार देखो ये 2 हो चुका है, बचे के कितना, बी के पास 6, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये मेंशन है ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 1 पेपर देता हूं, इसको अगर मैं 1 पेपर असाइन करता हूं, क्योंकि मिनिमम मुझे कुछ तो देना है, राइट? अगर मैंने इसको 1 असाइन किया, सो दैट मीन्स मेरे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 में इन दोनों को इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इसको 2 देता हूं तो इन दोनों को 2 दे सकता हूं, राइट? अगर मैं इसको 3 देता हूं, प्रॉब्लम क्या होगी, 3 to 5, अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, डेसिमल में आ जाएगा, तो 3 नहीं दे सकता। इफ आई असाइन 4 टू दिस, तो 4 + 2 6, ये 1 विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 पेपर नहीं लिख सकता, बिकॉज कॉम्बिनेशन सिंगल ऑथर में 1 2 3 4 के जाने वाले हैं। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग अ यूनिक पॉसिबिलिटी कि जो बी के यहां पे स्पेस आने वाला है ये 2 रहेगा सिर्फ, और ये वाले भी फेल हो चुके हैं। इसको भी थोड़ा ठीक से रब कर देते हैं, हाँ। सो दैट मीन्स यहां पे टोटल आप देखिए 8 काउंट आ चुका है, राइट? ये हमारा फिल हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विद टोटल 9, सम बनाना है, और 3 यहां पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, बचे कितना, 6। ठीक है, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, देखते हैं। बोथ सी एंड डी रोट मोर 3 ऑथर पेपर्स देन बी, दोनों के ज्यादा होने चाहिए। अगर बी ने 2 3 वाले पेपर लिखे हैं तो सी और डी डेफिनेटली उससे ज्यादा लिखेंगे। कितना ज्यादा, कम से कम 3 तो देना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को कम से कम मिनिमम 3 असाइन करता हूं, तो 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9, 9 सेटिस्फाई कर गया। इससे ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, बिकॉज 9 से ज्यादा चला जाएगा। सो ये भी फिक्स हो चुका है आपका, दिस इज फिक्स्ड, राइट? ठीक है, आफ्टर दिस नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज पॉसिबिलिटीज। इसको कैसे फिल करें? देखो 1 2 आ चुका है, बचा कितना, 3 4, तो या तो यहां पे 3 आएगा, यहां पे 4, या यहां पे 4 आएगा, यहां पे 3, यही तो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो केसेस बना लेते हैं, राइट? ठीक है, ये वाला फिल हो चुका है।
अब देखिए सम बनाते हैं, 2 + 3 5 + 3 8 2 10 बिकॉज 10 होना चाहिए। या ये वाला केस लें, 3 + 2 5 + 4 9 1 सेटिस्फाई हो रहा है। इसको देखिए, 4 + 3 7 + 2 9 3 होना चाहिए। अगर ये वाला केस लें तो 5 + 3 8 4 अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये रो वाइज भी सेटिस्फाई हो रहा है या कोई केस एलिमिनेट हो रहा है। चेक करते हैं। 8 बनाना है, ठीक है। 2 + 3 5 + 2 7 + 1 8 वैलिड है। 4 + 1 5 + 2 7 + 1 8 वैलिड है। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2 पॉसिबिलिटीज फॉर सी एंड डी। उसके अलावा हम फिल कर चुके हैं। सो आई थिंक आई हैव डिकोडेड दिस सेट। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ओके, so what was the total number of 2 author and 3 author paper written by B? ठीक है, 2 author and 3 author, so 2 + 2 4 हो गया। so first का आंसर है 4। next, which of the following statement is are necessarily true? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? C wrote exactly 3 2 author paper। देखिए C के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आई कैन नॉट आंसर दिस थिंग। C wrote more single author paper than D। अगेन C एंड D के बारे में तो कोई सच इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है। सो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई दे आंसर इज 4, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि यही करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरली ट्रू? ठीक है, अमन रोट 3 ऑथर पेपर ओनली विद C एंड D। B रोट 3 ऑथर पेपर ओनली विद C एंड D। चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं कॉम्बिनेशन को, क्या है या डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो ए की बात हो रही है C और D के साथ और B की बात हो रही है C और D के साथ। चलिए देखते हैं। तो मुझे पता है इन टोटल 3 पेपर्स हैं, इन टोटल 3 पेपर्स हैं, बट एक्चुअल में कितने निकलते हैं? वो 3 × 3 9, क्योंकि सब ने लिखे होते हैं, राइट। तो 3 ऑथर पेपर्स हैं, वो कैसे बनेंगे? देखो C ने 3 पेपर थे 3 वाले, और C ने 3 लिखे हैं। सो दैट मीन्स तीनों जो पेपर्स होंगे उसमें C तो पक्का होगा, D भी पक्का होगा, राइट। अब ये C D किस किस के साथ लिखेंगे मिलकर, ये देखते हैं। तो C D तो पक्का होने वाला है उन पेपर्स में, राइट। ठीक है, एक सेकेंड 3 पेपर है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो C D डेफिनेटली होंगे। अब B ने 2 लिखे हैं तो B 2 बार आ जाएगा, A ने 1 बार लिखा है, तो कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप देखो CDA एक पेपर होगा जिसमें CDA ने काम किया होगा, दूसरा पेपर होगा जिसमें CDB ने, और तीसरा पेपर होगा जिसमें CDB ने काम किया होगा, राइट। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? A wrote 3 ऑथर पेपर ओनली विद C एंड D। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है। B wrote 3 ऑथर पेपर विद C एंड D। B wrote, यप, ये भी क्लियर है, ठीक है। सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ D wrote more than 1 2 ऑथर पेपर, D wrote 1, एक सेकेंड मेरे को क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ेगा। D wrote more than 1, अच्छा more than 1 मतलब ये वाला केस लेना है, ठीक है, ले लिया। उसके बाद क्या है? हाउ मेनी 2 ऑथर पेपर्स डिड C राइट? ठीक है, C ने कितने लिखे हैं? हाँ, 3 लिखा है, ये। सो आंसर इज 3। सो अच्छा सेट था, बट डुएबल कैटेगरी में आई वुड रेट दिस सेट 8 to 10 मिनट्स में एट मैक्स ये सेट हो सकता था। कुछ लोग इसको शायद 6-7 मिनट्स में भी कर पाएंगे, बट 8 to 10 मिनट्स में ये सेट आप इजीली डिकोड कर सकते थे। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस दिस सेट। दिस सेट सेज ABCD are 4 musicians and each of them started and completed their training as students under each of these 3 groups। तो सभी ने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, सभी ने ट्रेनिंग ली है इनसे। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ट्रेनिंग ना ली हो इन 3 गुरुज से, राइट, ठीक है। और किस टाइम पीरियड में है? 2013 से लेके 2024, इंक्लूडिंग बोथ द ईयर्स। Each guru trains student for consecutive years only for a span of 2, 3 और 4 years with each guru having a different span। ठीक है, तो काफी इंफॉर्मेशन दे दी है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एंड व्हेनेवर आई सी केसलेट बेस्ड क्वेश्चन,
तो मैं उसकी पहले टेबल बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेबल से क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। आप लोगों की अलग चॉइस भी हो सकती है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि टेबल क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है। सो मैं ईयर वाइज यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा जब भी मैं LRDI की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि कोई अगर केसलेट वाला सेट है तो पहले उसकी जल्दी से एक टेबल बना के उस सेट को डिकोड किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, क्वेश्चन का डेटा इंटरप्रेट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी एक टेबल क्रिएट कर देता हूं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल करता जाऊंगा। तो ईयर वाइज मैंने यहां पे टेबल एक बनाई है, एंड फॉर दीज 3 गुरुज ओके, गुरुज का नाम क्या है, PM लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, US AR, ठीक है। और इसने ये बोला था कि जो गुरु हैं, ईच गुरु ट्रेन्स एनी स्टूडेंट फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स ओनली, मतलब या तो 2 साल के लिए पढ़ाएंगे किसी को, या 3 साल के लिए, या 4 साल के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग सम ऑफ दीज ईयर्स स्टूडेंट मे नॉट हैव ट्रेन्ड अंडर दीज गुरुज, ओके, ठीक है। हाउएवर दे नेवर ट्रेन अंडर मल्टीपल गुरुज, फाइन, ठीक है। मतलब जो बंदा यहाँ ट्रेन हो रहा है वो यहाँ नहीं होगा इन द सेम ईयर। इन नन ऑफ दीज ईयर्स एनी ऑफ दीज गुरु ट्रेन मोर देन 2, तो 2 से ज्यादा ट्रेन नहीं करते हैं किसी भी ईयर में एट द सेम टाइम, ठीक है। When 2 students train under the same guru at the same time, they are referred to as guru bhai irrespective of their gender. तो जेंडर से फर्क नहीं पड़ता है, मतलब लड़का हो लड़की हो, गुरु भाई हम उनको बोलेंगे। नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन और गिवन है, लेट्स ट्राई टू फिल दिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेज US नेवर ट्रेन, मतलब उस्ताद समीरन नेवर ट्रेन मोर देन 1 ऑफ दीज स्टूडेंट्स इन द सेम ईयर। तो ये तो भाई एक ही बंदे को पढ़ाएगा, इसकी पहली कंडीशन है। नेक्स्ट, आचार्य रघुनाथ डिड नॉट ट्रेन एनी ऑफ दीज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग, ठीक है, मतलब यहां पे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, और अच्छा यहां पे भी नहीं दे रहे हैं। A एंड D वर नेवर गुरु भाई, ठीक है, ये कभी गुरु भाई नहीं होते हैं, और ना ही भास्कर एंड चारू, फाइन। ऑल द अदर पेयर्स ऑफ म्यूजिशियंस वर गुरु भाई फॉर एग्जैक्टली 2 ईयर्स, ठीक है। सो कौन कौन से पेयर्स बचे हमारे पास, AB बचा, AC बचा, BD बचा, एंड CD बचा, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद 4 गुरु भाईज एंड दे वर पेयर्ड फॉर एग्जैक्टली 2 ईयर्स, ठीक है। इन 2013 अनन्या एंड भास्कर, मतलब A एंड B स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग अंडर PM, सो A यहां पे आ जाता है और B यहां पे आ जाता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली था ना, ओके। तो ये हमने डिकोड कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स ट्राई टू फिल द डेटा। तो भाई यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, तो बचा क्या, C और D यहाँ पे डाल देते हैं, और 2-2 के कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। CD रख देते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, राइट, क्योंकि 3 साल के लिए तो पढ़ा नहीं सकता, 2 साल के लिए पढ़ा रहा है, तो 2 साल के लिए गुरु भाई हो सकते हैं। और CD यहाँ आ गया है तो AB यहाँ आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो सभी को देनी है, लिखा है ना, each of them started and completed their training as student under each of these 3 gurus। तो ये तो फिल हो गया, राइट। उसके बाद इसको देखते हैं। तो मुझे पता चल गया ये भाई साहब तो हैं जो स्पैन ऑफ 2 ईयर्स के लिए पढ़ाते हैं। अब क्या ये भाई साहब स्पैन ऑफ 3 ईयर्स के लिए पढ़ा सकते हैं या 4 ईयर्स के लिए पढ़ा सकते हैं, वो देखते हैं। यहां पे मुझे पता चल रहा है ये सिर्फ एक बंदे को लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे नोटिस करो, तो यहाँ पे पूरे जब काउंट करूंगा तो 12 बंदे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर ये 4-4 का स्पैन में पढ़ाते, मतलब एक बंदा जो यहां पर है वो यहां पे भी आ रहा है, फिर दूसरा बंदा यहां पे आया, और फिर तीसरा बंदा यहां आया, सो दैट मीन्स सिर्फ 3 बंदे ही पढ़ा पाते, बट 4 बंदों को ट्रेनिंग देनी है। तो इट मीन्स ये 4 का तो स्पैन नहीं होगा, ये किसका स्पैन होगा, 3 का, राइट, क्योंकि सभी को ट्रेनिंग देनी और एक बंदे को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये दैट मीन्स ये 3 का स्पैन होगा। तो 3 का अगर स्पैन होने वाले हैं तो इट मीन्स ये वाले तो होंगे जी B, ठीक है, और ये होंगे 4 का स्पैन A। चलो इतना तो फिल हो गया हमारा डेटा, एक सेकेंड, हाँ
ओके लेट मी रब समथिंग दिस, ठीक है चलो ये वाला रब कर दिया है हमने, अब आगे देखते हैं, ये वाला फिल कर दिया तो ओके। नेक्स्ट किसका टर्न आएगा? अब मुझे यहाँ पे ये पेयर्स हमने एलिमिनेट कर दिए, ये पहले पेयर हमने एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास AC और BD भी बचा है, ठीक है AC और BD भी बचा है, तो इसको कैसे फिल करें? देखो A के साथ C आना चाहिए, अब A के साथ C कहाँ आएगा? ऑब्वियसली यहीं कहीं आएगा, देखो यहाँ तो सिंगल है, A यहाँ पे ही बचा है, ठीक है तो A के साथ C लाना है मुझे, और अगले दिन भी C लेकर आना है। थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और कुछ समझ में तो नहीं आता है, तो यार मुझे ऐसे करता हूँ, देखो C फिर C, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी चारों बंदों को फिट करना है, राइट? तो ओवरलैपिंग तो होगी, ये तो समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग तो पक्का होने वाली है, ठीक है। नाउ AC यहाँ आ गया है तो डेफिनेटली यहाँ आएगा D, यहाँ D आ गया, ठीक है यहाँ D आ चुका है, देखो यहाँ D आ चुका है, यहाँ C आ चुका है, यहाँ A आ चुका है, तो यहाँ B आएगा, बट B के साथ ओवरलैपिंग तो नहीं, B के साथ ओवरलैपिंग नहीं अलाउड है, तो इसको तो ले नहीं सकते, ठीक है। तो अब B को कहाँ फिट करूँ? B यहाँ फिट नहीं हो सकता क्योंकि B ऑलरेडी यहाँ है, C यहाँ नहीं आ सकता, तो D को यहाँ फिट करते हैं, C ठीक है, CD भी नहीं ले सकते, तो D को यहाँ फिट कर देते हैं, और B को यहाँ फिट कर देते हैं, और BD हो सकता है, यस हो सकता है, ये भी फिट हो गया, ठीक है परफेक्ट, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ A आ जाएगा, हो गया यार, हिट एंड ट्रायल से बन गया सेट अपना। मुझे तो लग नहीं रहा कोई फेल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, सब कुछ सही है, हो गया सॉल्व। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर अनन्या एंड भास्कर गुरु भाई? सो अनन्या और भास्कर गुरु भाई कौन से साल में थे? ए बी गुरु भाई 2020 और 2019 में थे, सो 20 आंसर है, इसको ले लेते हैं, या 20 आंसर है। इन विच ईयर डिड चारू बिगिन हर ट्रेनिंग अंडर पंडित मेघनाथ? चारू ने ट्रेनिंग स्टार्ट की 2015 में, ये आंसर हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर B and D गुरु भाई? B and D गुरु भाई 2021 2022 22 गिवन है, क्योंकि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स जब बोलते हैं ना तो ऑप्शन से क्वेश्चन करना होता है, ऑप्शंस में देखना होता है कि कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चारू वाज ट्रेनिंग अंडर उस्ताद समीरन इन 2019 में चारू ट्रेनिंग कर रही थी, चारू ट्रेनिंग उस्ताद समीरन में कर रही थी यार, बिल्कुल सही बात है, अरे पहला ही करेक्ट हो गया। आगे वाला भी चेक कर लेता हूँ, सेकंड, अनन्या वाज ट्रेनिंग अंडर उस्ताद समीरन इन 2015, नो ये फॉल्स है। अनन्या वाज ट्रेनिंग अंडर उस्ताद समीरन इन 2018, नो, ये भी मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। चारू वाज ट्रेनिंग अंडर उस्ताद समीरन, चारू नो, सही है भाई, तो पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द ईयर्स बिटवीन 2013 एंड 24 वर ओनली 2 ऑफ दीज 4 म्यूजिशियंस ट्रेनिंग अंडर दीज 3 गुरुज? सिर्फ 2 म्यूजिशियंस थे, सिर्फ 2, तो 2 सिर्फ कब हैं वो देखना है, सिर्फ 2, एक तो ये रहा, एक ये रहा, हाँ एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 आंसर है। ओके सो वी आर डन विद दिस सेट ऑल्सो। ये सेट काफ़ी अच्छा सेट था, ठीक है, तो मुझे इसको लगता है कि मॉडरेट लेवल में मैं इसको रखूंगा, बट अगेन 10 से 12 मिनट में ये सेट भी डिकोड किया जा सकता था। ओके गाइस, लेट्स डिस्कस दिस सेट। द सेट सेज देयर आर 6 स्पेरिकल बॉल्स B1 से B6 एंड देयर आर 4 सर्कुलर हूप्स H1 से लेके H4. Each ball was tested on each hoop once by attempting to pass the ball through the hoop. If the diameter of the ball is not larger than the diameter of the hoop, that means hoop का अगर diameter ज़्यादा है किससे? बॉल से, ठीक है। द बॉल passes through the hoop and makes a ping, तो पिंग होगा एक, ठीक है। एनी बॉल हैविंग अ डायमीटर लार्जर देन द हुप, तो बॉल अगर का जो डायमीटर है वो हुप से ज्यादा है
तो बॉल स्टक होगी तो पिंग नहीं होगा, ठीक है, राइट। Now the following additional information is known to us. The additional information is this. Okay, let's try to form a table or something. So ball B1, B2, B3, B4, B5, B6 and hoop है H1, H2, H3 and H4. ठीक है। Now some additional information is given, that is B1 and B6 each made a ping on H4. So H4 पे ping मतलब इस पे और इस पे, but B5 did not. So इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो H4 का हुप है मतलब वो B1 और B6 से तो बड़ा है, तभी ये बॉल पास हुई है, और B5 का जो डायमीटर है वो H4 से बड़ा है, राइट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन। B4 मेड अ पिंग ऑन H3, सो B4 मेड अ पिंग ऑन H3, ठीक है, बट B1 डिड नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, B1 का जो डायमीटर है वो H3 से बड़ा है और H3 का डायमीटर B4 से बड़ा है, क्योंकि हुप का जो डायमीटर है बॉल से बड़ा होता है तभी पिंग होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल बॉल्स एक्सेप्ट B3, सो B3 के अलावा सभी ने पिंग किया है H1 पे, B3 के अलावा सभी ने पिंग किया है H1 पे, सभी ने, राइट, ठीक है। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट जो H1 है उसका जो डायमीटर है वो सारी बॉल्स से ज्यादा है एक्सेप्ट B3। सो B3 का डायमीटर सबसे बड़ा है, इन बॉल्स में सबसे बड़ा B3 का डायमीटर, आई कैन से दिस थिंग। ठीक है, तो अगर कोई बॉल किसी हुप से पास नहीं होगी तो B3 भी पक्का नहीं होगी उससे, राइट, क्योंकि इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है। तो आई कैन से देखो यहां पे अगर ये पास नहीं हो रही है, B1 पास नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगी, इसका तो डायमीटर और ज्यादा है, राइट, इस पे भी नहीं होगी, ठीक है, आई कैन से दैट। सो B3 का जो डायमीटर है, आई कैन से दैट कि B3 का जो डायमीटर है वो मतलब H4 से भी ज्यादा है और H3 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं चाहूं तो H1 से भी ज्यादा है, H4 से भी ज्यादा है, H3 से भी ज्यादा है। ना भी लिखो, फालतू की इंफॉर्मेशन ज्यादा एड ऑन नहीं करते हैं, चलिए रहने देते हैं, इसको रहने ही देते हैं, देख लेंगे बाद में। नन ऑफ द बॉल्स एक्सेप्ट B2 मेड अ पिंग ऑन H2, तो B2 के अलावा किसी ने पिंग नहीं किया H2 पे, B2 के अलावा किसी ने पिंग नहीं किया है H2 पे। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि H2 जो है वो B2 से ज्यादा है, और सारी जो बॉल्स हैं B1, B3, B5, B4 और B6, इन सब का डायमीटर H2 से ज्यादा होगा, तभी वो पिंग नहीं कर पाई होंगी, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। B3 हमने फिल कर चुके हैं, लेट्स ट्राई टू फिल B2 इफ आई कैन। सो B2 को फिल करते हैं। देखिए भाई B2 का डायमीटर के बारे में बात करते हैं। देखिए B2 का डायमीटर H2 से कम है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ओके। B2 से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की कोशिश करने वाले हैं। क्या कर सकता हूँ, मेरे को B2 का H3 के रिस्पेक्ट में रिलेशन देखना है, ठीक है, B2 का H3 के रिस्पेक्ट में रिलेशन, ओके। मूव यहाँ से तो कुछ नहीं मिल पा रहा है, हाँ देखो यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। देखो B1 जो है वो H3 से ज्यादा है, ठीक है, यहां से, ओके। और H4 आप यहां से देखना, मेरे को H4 से एक रिलेशन दिख गया है। H4 का जो डायमीटर है वो B1 से ज्यादा है, और जो B1 का डायमीटर है वो B2 से ज्यादा है, तो बॉल B2 जो है बॉल H4 से पास हो जाएगी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब मुझे H3 का भी देखना है, H3 कहां पे था, H3 कहीं तो था यहां पे H3, राइट। सो B1 का डायमीटर H3 से ज्यादा है और H3 का डायमीटर B4 से ज्यादा है, ओके। यहां से मर्ज कीजिए, देखो H3 का डायमीटर B4 से ज्यादा है और B4 का डायमीटर B2 से ज्यादा है, राइट। सो दैट मीन्स जो B2 है वो H3 से भी पास हो जाएगी, तो ये भी फिल हो चुका है, राइट। लेट्स फोकस ऑन B4।
कैन बी फिल बी एनीथिंग रिलेटेड टू B4 एंड H4। B4 और H4 का कोई रिलेशन हमें दिख रहा है क्या? H4 कहाँ है भाई? H4 ये रहा। H4 से सिर्फ B5 आगे है, और आई कैन, ये तो फालतू का है, इसको मत ध्यान देना, इन 4 पे ही हमें देखना है ध्यान से। तो B5 जो है H4 से ज्यादा है, और B4 का रिलेशन कुछ भी नहीं है B5 के साथ, यहां से कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा, तो अभी इसको होल्ड पे रखता हूं। लेट्स टॉक अबाउट B5। B5 के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं क्या? तो B5 और H3 देखिएगा, यहां मुझे H3 दिख रहा है, तो आई कैन से B1 H3 से बड़ा है, H3 B4 से बड़ा है। अच्छा ये रहा, सी देखो B5 B1 से बड़ा है, B5 B1 से बड़ा है, ठीक है, और B5 अगर B1 से बड़ा है, B1 H3 से बड़ा है, तो B5 H3 से बड़ा होगा, राइट? सो B5 जो बॉल है वो पास नहीं कर पाएगी H3 से, ये क्रॉस हो गया। आगे देखते हैं B6 और H3 का कोई रिलेशन है क्या? B6 और H3 का रिलेशन, H3 यहां पे आता है, ओके। B6 और H3 का देखो, H1 है B1 से बड़ा है, बट B6 और B1 का कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पे भी B1 और B6 साथ में आ रहे हैं, कनेक्शन नहीं है। B1 अगर B6 से बड़ा होता या छोटा होता तो कमाल हो जाता, बट कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से मैं B1 से साथ कनेक्ट कर पाऊं, क्योंकि हर चीज B1 से ज्यादा कनेक्टेड हो रही है। या मैं B5 के साथ भी देखता हूं तो मुझे B5 के साथ भी B6 का कोई कनेक्शन नहीं मिलता, वो साथ में आ रहे हैं। या B3 के साथ यहां पे देखता हूं तो B3 के साथ भी B6 का कोई कनेक्शन नहीं मिलता। तो इसके बारे में और इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं मिल रही है। आगे देख लेंगे, क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो। चलो, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पिंक्स मेड बाय B1 B2 एंड B3? 336, राइट, ये तो सॉल्व हो गया भाई, 6 आंसर है। नेक्स्ट, which of the following statements about the relative size of balls is not necessarily true? ठीक है, तो साइज के बारे में बात हो रही है बॉल्स के, तो पहला ऑप्शन है B4 B5 B3। चलो हम डायरेक्टली देखते हैं कि क्या क्या साइज के बारे में हम बता सकते हैं बॉल्स का, ठीक है। मुझे यहां से ये पता चलता है कि देखो, एक सेकेंड, हाँ, मेरे को यहां से ये पता चलता है B5 B1 से बड़ा है और B3 सारे हुप से बड़ा है। अगर B3 सारे हुप से बड़ा है तो उससे भी कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? अच्छा देखते हैं, देखो B3 मुझे यहां से दिख रहा, हाँ ये रहा, B3 सारी बॉल्स से बड़ा है, B3 सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद किसका टर्न आएगा? उसके बाद किसका टर्न आ सकता है? मेरे को ये भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, B5 B1 से भी बड़ा है, B6 से भी बड़ा है। सो एक ये वाला है, सो B5 B1 और B6 से बड़ा है। क्या था ऑप्शन, क्या था? देखो B3 सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद B5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। B5 B4 से बड़ा है क्या? नहीं, ये देख लेते हैं, बस फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्या B5 B4 से बड़ा होगा? यस होगा, क्योंकि देखो B5 B1 से बड़ा है और B1 B4 से बड़ा है। सो राइट, दिस इज पॉसिबल, बट आपसे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो B3 सही है अभी तक, मुझे चेक करना B5 B1 से बड़ा है क्या? B5 B1 से, यस हेयर, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स टॉक अबाउट दिस। B3 यस टॉप पे रहेगा। B6 से बड़ा है क्या B3? हाँ वो तो है ऑब्वियसली। मुझे देखना है B6 और B1। ये मैंने अभी क्वेश्चन में भी देखा था कि B6 और B1 का कोई रिलेशन नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे भी B6 B1 साथ में, यहाँ पे भी B6 B1 साथ में, यहाँ पे भी B6 B1 साथ में। सो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन इसकी नहीं मिल पा रही है, तो ये करेक्ट होना जरूरी नहीं है। लेट्स सी दिस पार्ट ऑल्सो, कि इसको भी चेक कर लेते हैं। B5 B1 से बड़ा है, यस वो मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। मुझे B1 और B2 को चेक करना है। B1 और B2 को चेक करना है, क्या B1 और B2 का कोई रिलेशन है? B1 और B2 का रिलेशन ये रहा, देखो B1 B2 से बड़ा है, ठीक है, B1 B2 से बड़ा है, सो दैट मीन्स दिस इज वैलिड, सो आंसर शुड बी थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following statements about the relative size of hoops is true? hoops का भी साइज देख लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। चलो पहला देखते हैं, H1 H4 H3 H2। ओके, अभी तक H1 सबसे टॉप पे है, H1 टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका H4 2 से ज्यादा आगे है। हाँ देखिए, H4 B1 से बड़ा है और B1 H3 से बड़ा है, तो H4 डेफिनेटली H3 से बड़ा है, ठीक है। H2 के बारे में बात करें, B1 जो है वो H2 से भी बड़ा है, ओके।
और H3 B4 से बड़ा है बट B4 H2 से बड़ा है, तो B4 H2 से बड़ा है तो H2 सबसे लास्ट में आएगा। तो ये हो गया आपका रिलेशन। तो H1 इज ग्रेटर देन H4, ग्रेटर देन H3 एंड ग्रेटर देन H2। तो किस ऑप्शन में है देख लेते हैं। या फर्स्ट ऑप्शन, दैट्स इट। नेक्स्ट, what best can be said about the total number of pings from all the tests undertaken। तो कितने पिंग्स हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, कितने आ रहे हैं? 1 6 तो यहाँ पे आ गए थे, 7 8 9 10 11। 11 से ज़्यादा होंगे, जितने भी होंगे 11 से तो ज़्यादा होंगे पक्का। क्या ऑप्शन है भाई? 12 और 13 लग रहा है मुझे, क्योंकि एक पिंग यहाँ पे आ सकता है, एक पिंग यहाँ आ सकता है, तो मैक्सिमम 13 होंगे या 12 होंगे 11 से, ठीक है। एक पिंग, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन B4 H4 के बारे में कुछ नहीं थी, ना हमें B6 और H3 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पिंग्स कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 13। तो इसने बोला है टोटल नंबर ऑफ पिंग्स कितने हो सकते हैं, व्हाट बेस्ट कैन बी सेड। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन आई कैन सी 12 और 13 हो सकते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, क्योंकि 12 और 13 में इसमें इसलिए मैं बता सकता हूँ, अगर मैं इस ऑप्शन को मार्क करता हूँ एटलीस्ट 9, तो इसका मतलब है 10 भी इसमें वैलिड है, बट वी आर नॉट गेटिंग 10, वी आर नॉट गेटिंग पिंक्स, वी आर गेटिंग 11। तो अगर ये ऑप्शन एटलीस्ट 11 होता तो आई वुड हैव चूजन दिस एज द राइट आंसर, but obviously out of the given option the right answer should be 3. So this set was a little bit tricky but doable set था। हाँ, थोड़ा सा inequalities का ध्यान रखना था, inequalities को संभाल लेते हो तो सेट आसानी से हो जाता है। Okay guys, let's discuss another set. The set says the two most populous cities and the non-urban region। Okay, so NUR से represent किया गया है उसको, तो let me, okay, सो NUR फाइन, ठीक है, कुछ सिटीज हैं और कुछ NUR हैं ऑफ ईच ऑफ दीज 3 स्टेट्स, और स्टेट्स का नाम भी आपको गिवन है, ठीक है। सो एक रीजन है और 2 सिटीज हैं फॉर ईच स्टेट। तो कुछ इस तरह से कर देते हैं, W F एंड H, ये 3 स्टेट्स हैं, सिटी 1, सिटी 2 एंड NUR, ठीक है जी। ओके, मूविंग ऑन। आर असाइंड पॉल्यूशन मेजर PMs, फाइन दीज 9 PMs आर ऑल डिस्टिंक्ट मल्टीपल्स ऑफ 10, ठीक है। तो 9 आपको स्पेस दिख रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 90, सो दैट मीन्स 10 20 30 ये सारे होने वाली हैं वैल्यूज जो हमें यहाँ फिल करनी है, ठीक है। The 6 cities in increasing order, तो cities ये हैं, of their PMs are B N, ये सारी है cities। तो इनका मुझे ये समझ में आता है कि इस तरह से B का सबसे ज़्यादा है, फिर N है, फिर S है, फिर Q है, फिर M है, फिर Z है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर Z का 10 है तो इसका 20, इसका 30, इसका 40, इसका 50, इसका 60, इस तरह से जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द पॉल्यूशन इंडेक्स, ओके, द पॉल्यूशन इंडेक्स निकालना है, ओके, कैसे? ऑफ ए स्टेट, मतलब स्टेट ये रहे, इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द PM ऑफ इट्स NUR, सो NUR ये रहा, एंड सिटीज, ठीक है, विद अ वेट ऑफ 50% फॉर द NUR एंड 25% फॉर 2 cities। तो 50% 25%, इट मीन्स आई कैन से कि इन दोनों का जो रेशियो है, देखो जैसे मान लेते हैं इसको 50% का वेटेज दे रहे हैं, इसको 25, इसको 25, तो 1:1:2 का रेशियो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि 50% 25% का डबल है, सो अगर 25% 1 है तो 50% 2 हो जाएगा, सो 1:1:2 का वेटेज हो जाता है, राइट, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर 4 रुपीज़ हैं तो 2 सिटीज़ को उसका 1/4 देता तो 1 देता, और इसको हाफ देता तो 2 देता ना, इसलिए, राइट। सो वेटेज मिल चुका है हमें ये, ओके। सो वेटेड एवरेज हमें निकालना होगा, बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ एन NUR एंड अ सिटी considering all the cities and all NUR where the PM of NUR is greater than that of city। तो एक सिटी से ज्यादा है और सिर्फ एक ही सिटी से ज्यादा है, राइट, वो ओनली 1 पेयर है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहां पे कहीं आएगा, यहां पे एक NUR आ जाएगा, ओके। उसके अलावा
किसी और का नहीं है, सो दैट मीन्स रिमेनिंग NUR यहाँ पे आने वाले हैं। सो NUR1, NUR2 और NUR3। सो इट मीन्स आई कैन से this is 90, this is 80, this is 70, this is 60, this is 50, this is 40, this is 30, this is 20 and this is 10. Nice. So we got the values of all these cities as well as NUR. And इसने बोला है that NUR and that city both belong to humble set. H से belong करते हैं। कौन कौन से हैं वो? ये दो सिटी हैं और NUR है, मतलब 30 वाला NUR पक्का यहां आने वाला है। और नहीं 30 वाली सिटी है, सॉरी 30 वाली तो सिटी है, राइट। सो 30 यहाँ फिक्स करते हैं और 40 वाला NUR यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, फाइन। द PI ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। PI भी जो निकालेंगे हम बाद में सॉल्व करके, वो भी इंटीजर है। बेस्ट पार्ट ये है, with H and F having the highest and the lowest PI. So इसका हाईएस्ट होना चाहिए, इसका हाईएस्ट होना चाहिए और F का लोएस्ट है, इसका लोएस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे इसको हाईएस्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं स्टार्ट करूंगा हाईएस्ट वैल्यू को पुट करने से। तो 90 यहाँ पे पुट करके देखते हैं और वी नो वी हैव टू टेक द वेटेड एवरेज। सो इफ आई पुट 90 हेयर, सो 90 इंटू 1, मतलब 90 वाली सिटी अगर यहाँ पे रखता हूं मैं, सो 90 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 प्लस 2, राइट। सो दैट मीन्स जो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वो 4 का मल्टीपल होगा, इतना समझ में आता है। सो 90 प्लस 120, 90 प्लस 30 इज 120 प्लस 80 200, राइट। बैठ गया, 90 फिट हो गया, मतलब अभी के लिए फिट हो चुका है। और मुझे 90 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मेंशन किया था हाईएस्ट होना चाहिए। सो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू फिट द 90 फर्स्ट, उसके बाद में कोशिश करता किसी और को फिट करने का, राइट। और कितना आ रहा है इसका PI, कितना आ रहा था? आई थिंक 50 आ गया है, 50, राइट। ठीक है, चलो ये वाला सॉर्ट हो गया। F है लोएस्ट, F लोएस्ट है तो ऑब्वियसली आई विल पुट लोएस्ट वाला NUR। पहले इसको 10 को डाल देते हैं, ठीक है। और ये वाला यूज कर चुका हूं मैं। और सिटी कौन सी बची है? 50 और 60 को लेता हूं, लोएस्ट वाली 50 एंड 60, ठीक है। जितना लोएस्ट लेंगे उतना बेटर है। तो 60 प्लस 50 प्लस 20, क्योंकि 10 इंटू 2 बाई 4 ये आ रहा है क्या? देखो 20 तो पक्का है, ठीक है। 60 प्लस 50 दिस इज 130, 130 बाई 4 तो नहीं होगा, 130 बाई 4 तो नहीं होगा। तो 60 की जगह दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेता हूं। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस 70। हाँ, ये हो रहा है 70 प्लस 50 इज 120 प्लस 20 इज 140। या दिस इज पॉसिबल। इसका हो गया 35, ठीक है। नेक्स्ट जो बचे हैं उनको यहां फिट करके देख लेते हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है। सो दिस इज 20, बचा क्या है आपके पास? 80 बचा है, 60 बचा है, राइट। सो 80 प्लस 60 प्लस 40, ठीक है, ये हो जाता है 180। 180 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। या दिस इज ऑल्सो वैलिड। इसका हो गया 45। काफी जल्दी आ गया आंसर, इट सीम्स। कुछ मिस्टेक तो नहीं की है और कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। और किसका हाईएस्ट बोला था? H का हाईएस्ट बोला था, ठीक है। और F का लोएस्ट, हाँ 35 भी आता है, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द PI ऑफ विम्सर? सो W का PI कितना है? 45। सो दिस क्वेश्चन इज थीटा। व्हाट इज द PI ऑफ F? F का PI है 35, राइट, 35 आ गया इसका। व्हाट इज द PI ऑफ हम्बल सेट? हम्बल सेट का PI है 50। ओके, नेक्स्ट। विच पेयर ऑफ द सिटीज इज डेफिनेटली बिलोंग टू द सेम स्टेट? अब कौन सा बिलोंग करता है सेम स्टेट का, ये देखना बाकी है भाई। चलो देखो, मैंने स्टेट वाइज तो फिल नहीं किया था, लेट मी सी। सेम स्टेट, ओके। 90 और 30 किस में आता है? सिटीज है ना, सिटीज बोला होगा ना, या सिटीज है। सो 90 और 30 है, मतलब B और Z, B Z साथ में आता है। तो B और Z साथ में है क्या?
बी एम है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बी और जेड साथ में नहीं। 70 और 50 को देख लेते हैं। 70 और 50, एस 50 कहाँ गया, हाँ एस और एम, एस और एम, एस एंड एम वो भी नहीं है। नेक्स्ट 80 60, 80 60, एन क्यू साथ में होना चाहिए, या हेयर, सो आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, for how many of the cities in NUR is it possible to identify their PM and the state they belong to? हाँ हमने सारे फिल कर दिया आई थिंक, या सो आंसर इज 9। सो दिस सेट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूएबल सेट। हाँ थोड़ा सा वेटेड एवरेज देख के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट क्वांट बेस्ड रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी क्वांट लगी और उसके अलावा सारी रीजनिंग है। अगेन ये 8 to 10 मिनट्स में आराम से किया जा सकता था अगर थोड़ा सा कामली सेट को हम ट्राई करते तो।